ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जी एक पाकिस्तान और दो तालीमी निज़ाम, दो कवानीन भी हम सुनते हैं कि गरीब का कानून कुछ और है, अमीर का कानून कुछ और है। बिल्कुल इसी तरह से सेहत के मैदान में चले जाइए, अमीरों के अस्पताल और हैं, प्राइवेट सेक्टर है, और गरीबों का अस्पताल और है। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम भी दो हैं। जो बेचारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, सरकार के स्कूलों में जाते हैं या फिर छोटे मोटे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, वो सिंपल मैट्रिक करते हैं, चले साइंस के साथ पढ़ भी जाएं तो आगे जाके इतने रिसोर्सेज होते हैं या नहीं होते कि वो किसी हायर स्टडी तक पहुंच सके। लेकिन दूसरी जानिब ए लेवल्स, ओ लेवल्स, उन्हीं के जो बच्चे हैं, वो ज़ाहिर बात है आपकी जेब में पैसा है तो फिर आप अपने बच्चे को जो है वो बेहतरीन सिस्टम में लेकर भी जाते हैं और उसकी बेहतरीन एजुकेशन तक उसको पहुंचाते भी हैं। ये ऐसा क्यों है? क्या हमारी नौजवान नस्ल भी बट चुकी है, उसको तकसीम दर तकसीम किया जा रहा है? क्योंकि ये जो ओ लेवल ए लेवल करने वाले बच्चे हैं, ये फिर दूसरे बच्चों से जो है ना वो ख़ुद को अलग समझते हैं, ख़ुद को सुपीरियर समझते हैं। ये तमाम चीज़ें किस हद तक जो है वो दुरुस्त है, या फिर ये नौजवान नस्ल के लिए किस हद तक डिवीजन का बायस बन सकते हैं, या इन चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता? हम बात करेंगे। रिज़ाउर रहमान साहब माहिर तालीम है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया सर, आपको हम खुशामदीद कहते हैं आपके टाइम का। रिज़ाउर रहमान साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो दो तरह का तालीमी निज़ाम है, जिसकी जेब में पैसे नहीं है वो बच्चा सिंपल मैट्रिक करेगा किसी भी सरकार के स्कूल से या फिर छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल से, और जो थोड़ा खाते पीते लोग हैं वो ओ लेवल में जाएंगे, ए लेवल में जाएंगे। क्या कहेंगे सर? जी, आपको पता है ब्रांडिंग तो पाकिस्तान में बहुत फेमस है। लोग जो हैं वो ब्रांड्स के पीछे जाते हैं, और ओ लेवल एक ब्रांड है और लोगों को लगता है कि ये खास जेनेटरी है जो ये ओ लेवल्स ही बच्चों को कराते हैं। और उसकी रीजंस में कुछ बड़े सॉलिड पॉइंट्स भी हैं। यानी ये पॉइंट कहा है कि वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज देते हैं और फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज देते हैं। ये तो एक राइटली डिसीजन है, एक सही बात है, इससे इत्तेफाक करता हूँ मैं। लेकिन अगर दूसरे एंड पे देखा जाए तो जो मैट्रिकुलेशन है वो जो कि गवर्नमेंट उसको मैनेज कर रही है, वो एक बहुत बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे, मैसिव स्केल पे उस पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अराउंड 4 मिलियन स्टूडेंट्स हर साल मैट्रिकुलेशन का एग्जाम देते हैं। तो वो चीप भी है, वो इकोनॉमिकल भी है, बहुत सारे लोगों की रेंज में भी आता है, पहुंच में भी आता है। गवर्नमेंट भी जो है वो उसको अपने स्कूल्स में वही राइज करती है। और एक और जो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि जो मैसिव स्केल पे जो चीज़ भी इम्प्लीमेंट की जाती है ना, वो उमूमी तौर पे हमारी तरह की जो कंट्रीज है ना, वो इकोनॉमिकल में जाना चाहते हैं। वो काम करना चाहते हैं जो आसान हो। और मैट्रिकुलेशन बहुत आसान इस सेंस में है कि यहाँ पे बच्चों की जो कारकर्दगी है उसको मेमोराइजेशन के ऊपर बेस किया जाता है, रट्टे के ऊपर बेस किया जाता है। जो जितना अच्छा रट्टा लगा लेगा उसके उतने अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि अच्छा रट्टा लगाने वाले बच्चे मैट्रिकुलेशन में हाई स्कोरर होते हैं। ये बात बड़ी एक सिंपल है, लेकिन लोग इसको बिल्कुल डिफरेंट तरह से लेते हैं। हाँ। लोग ये लेते हैं कि ये जो बच्चा जिसने बहुत अच्छे नंबर लिया ना, ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़हीन है और ये बड़ा कामयाब बच्चा होगा। जबकि इसकी सही डेफिनेशन ये है कि ये बच्चा मेमोराइजेशन करने में बहुत अच्छा है और इसने जो रट्टा लगाया ना उसका ये माहिर है। ये इससे अलावा, रट्टे से अलावा या रट्टा या मेमोराइजेशन के अलावा जो इसकी सेकंड स्टेज है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज, फिर उसको एनालाइज करना और फिर उसको क्रिएट करना, यहाँ तक तो ये जा ही नहीं सकता मैट्रिकुलेशन वाला बच्चा। सही। और सर मुझे ये बताइए कि ये जो ओ लेवल्स है, ए लेवल्स हैं, ये कितनी डिफरेंट तालीम है मैट्रिक से? जो सिंपल हमारा रवायती मैट्रिक कर लेते हैं बच्चे, जो आपने बताया रट्टा सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है, ना आप जो है वो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ना आपको कुछ नॉलेज मिलता है, ना आपको उसको प्रोसेस करना आता है, ना एनालाइज करना आता है, ना उसके बाद आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आपने सिर्फ रट्टा लगाया और नंबर हासिल कर लिया। दूसरी जानिब ए लेवल, ओ लेवल कितना मुख्तलिफ है इससे? देखिए सिद्रा, सबसे पहले तो ओ लेवल्स और ए लेवल्स जो है, इसमें जो कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसको बड़ा एनहांस किया जाता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल पे ख़ास काम किया जाता है, और उसके बाद बच्चे को किसी भी यानी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाई जाती है। ये सब वो चीज़ें जो एक इंसान, आम इंसान जैसे कोई भी एक इंसान है, मैं हूँ या कोई भी और है, वो अपनी लाइफ में बहुत दफ़ा उससे प्रैक्टिकल करता है या उस रास्ते से गुजरता है। जबकि मैट्रिकुलेशन जो है वो सिर्फ मेमोरी का नाम है, सिर्फ रट्टा लगाएं, याद करें और नंबर ले लें। मैं वैसे यहाँ पे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बात अर्ज करूंगा, अभी भी जो हमारे CSS के जो टॉपर्स आए हैं, अगर आप उनके इंटरव्यू सुने जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये याद करके जवाब दे रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट के साथ जवाब नहीं दे रहे, वो समझ नहीं पा रहे और ना वो हम जैसे लोगों को समझा पा रहे हैं।
वो जो उन्होंने किताब में से 4 लाइनें तरतीब से याद की थी या एक पूरा पेज की मेमोरी की थी, वो वहां पे बयान कर रहे हैं और उनको उसी बेसिस के ऊपर सीएसएस में टॉप पोजीशंस दी जा रही हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग का लेवल है उनका, और यही हमारी ब्यूरोक्रेसी जो उसको सेलेक्ट कर रही है, जो समझती है कि बहुत अच्छा आंसर दे रही है और ये टॉपर्स हैं, वो भी इसी जहन के और इसी सोच के हामिल हैं। तो अगर इसके बरक्स देखा जाए तो ओ लेवल्स में आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। आपका जवाब बुक से एज इट इज हो ना हो, आपका कॉन्सेप्ट उस जवाब के मुताबिक या उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना चाहिए, और बच्चे के पास वो स्किल्स होनी चाहिए कि वो खुद से बता सके आपको किसी भी चीज़ के मुतालिक, किसी भी टॉपिक के मुतालिक, और वहाँ पे वो अंडरस्टैंडिंग आपको उसके कॉन्सेप्ट की दे, ना कि उसके जो उन्होंने मेमोराइजेशन की है उसको वर्टा लगा के बताए। रिजाउर रहमान साहब, मुझे सर ये बताइए कि हमारे जो यंगस्टर हैं, हमारे जो नौजवान हैं जो कि मैट्रिक के ओ लेवल्स तक पहुंचते हैं, ये डिवीजन नहीं हो गई? अलग अलग जो है वो मतलब नौजवानों को दो मुख्तलिफ कतारों में नहीं खड़ा कर दिया हमने? जी बिल्कुल, दो मुख्तलिफ कितारें हैं और वाकई इसमें डिवीजन ही है। ये बात कहना गलत ना होगा कि ये डिवाइडेड है, और दोनों के नॉलेज का भी, कॉन्सेप्ट का भी फर्क है। आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि ये दोनों बच्चे जो है ना एक दूसरे के साथ कंपैटिबल भी नहीं है। यानी अगर इनको 10 मिनट के लिए एक कमरे में कहा जाए कि आप दोनों बैठ के आपस में बातचीत कर लें और एक दूसरे से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज शेयर करें, तो जो ओ लेवल्स वाला बच्चा है उसके पॉइंट ऑफ व्यूज का और जो मेट्रिकुलेशन वाला बच्चा है उसके पॉइंट ऑफ व्यूज का जमीन आसमान का फर्क होगा। ये आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी चीज के ऊपर एग्री नहीं हो सकेंगे या एक दूसरे को समझ ही नहीं सकेंगे। ओ लेवल्स वाले बच्चे के लिए मैट्रिक का वो लो लेवल और समझना मुश्किल हो जाएगा, और मैट्रिक के बच्चे के लिए हाई लेवल समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है रिजाउर रहमान साहब, सर मुझे ये बताइए कि ए ओ लेवल्स की अगर हम बात करते हैं, ऑब्वियसली हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल करे और अपने करियर पे फोकस करे। मुझे ये बताइए कि सर कितने परसेंट हमारी फैमिलीज़ हैं, कितने परसेंट हमारे पास यंगस्टर्स हैं जो इस काबिल हैं? मैं फाइनेंशियल एतबार से बात कर रही हूँ कि जो इस तरह के कॉलेजेस में, इस तरह के स्कूल्स में पहुँच पाते हैं कि ए ओ लेवल्स कर सकें। देखिए, इसमें तो बेसिकली तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी पूरी कौम ही बड़ी टैलेंटेड है, और जो आजकल हैं जैसे जेन जी जो है वो इस वक्त स्पेस से गुजर रही है, फिर जेन अल्फा जो है वो भी स्पेस में आएगी। तो ये सारी जो बच्चे हैं इनके पास जो टैलेंट है, जो इनके पास अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हुई है, वो इनसे पिछली जितनी जनरेशन है उनसे बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहतर है। और इनके पास इसके साथ साथ सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इनके पास वो सारे टूल्स मौजूद हैं जो कि पहले नहीं थे। इनके पास मेमोराइजेशन करने की बजाय वो जो ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेल्प लेने के जो टूल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। इसके अलावा इनके पास आज इतने बड़े दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे एक्सेस करना, ग्लोबली रीच करना, ये बड़ा आसानी है। तो जब ये सारी आसानियां आपको मिलेंगी, आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपका विजन क्लियर होगा, आपका फोकस क्लियर होगा, तो आपका विजन बहुत बड़ा और वेस्ट हो जाएगा। तो इन बच्चों के पास ये सब सलाहियतों का होना एक नेमत से काम नहीं है। आप डिपेंड ये करता है कि कौन से बच्चे इसको सही तरह से चूज करते हैं, किस तरह से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, और अपने काम के साथ कितने कंपैटिबल हैं और कितने सिंसियर हैं। ये सब चीज़ें भी इस पर डिपेंड करती हैं। और साथ साथ देखें, किसी काम की विलिंगनेस होना और किसी काम को आपके पास, आपको काम आता हो और आप ना करना चाहते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप उस काम में कामयाब हो जाते हैं या नाकाम होते हैं। तो जो अगर देखा जाए तो ओवरऑल तो इनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ओ लेवल्स करें, ओ लेवल्स में बड़े अच्छे स्कोर करें, और दुनिया भर में ओ लेवल्स की डिमांड है, दुनिया भर में इसका सर्टिफिकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। रिजाउर रहमान साहब, सर मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, कि आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में ए लेवल्स, ओ लेवल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो सर मुझे ये बताइए कि हमारी तो गवर्नमेंट क्लेम करती है एक सिलेबस हो गया है, प्राइवेट स्कूल में वही पढ़ाया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में वही पढ़ाया जा रहा है, एक निज़ाम तालीम, हम लोग पता नहीं कितने सालों से यही नारे सुनते आ रहे हैं। तो सर वो सब क्या हवाई बातें हैं? और दूसरी ये कि ये जो ए लेवल, ओ लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, सर ये सरकार क्यों नहीं करा सकती? ये सरकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्यों नहीं हो सकता कि सारे बच्चे एक जैसी तालीम हासिल करें? हमारे नौजवान जो हैं, अब वी आर लकी कि हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है यंगस्टर्स की, लेकिन बदकिस्मती से हम उनको ज़ाया करते जा रहे हैं, हम उनको डिवाइड करते जा रहे हैं। सर जो आप कह रही हैं ना, दो निज़ाम तालीम है, ये बिल्कुल आपकी बात बचा है, बल्कि दो से ज़्यादा निज़ाम तालीम है। एक निज़ाम तालीम तो वो है जो ओ लेवल्स है, आप उसको बिल्कुल सेपरेट कर दीजिए। इसके अलावा जो मैट्रिकुलेशन है और जो हमारी आम तालीम है, उसके अंदर भी 2-3 डिवीजन्स हैं। जैसे जो बहुत छोटे स्कूल हैं उसका भी निज़ाम तालीम डिफरेंट है, और उसके बाद उसमें जो मिडिल टीयर के स्कूल आते हैं
उनका निज़ाम तालीम भी डिफरेंट है, और उसके बाद जो इससे बेहतर स्कूल या जिन्हें आप हाई टियर के स्कूल कहा जा सकता है, उनका भी निज़ाम तालीम बिल्कुल डिफरेंट है, मुख्तलिफ और है। मदरसा का निज़ाम तालीम भी डिफरेंट है। तो इसको दो पे यानी ब्रीफ करना या पांच कहना, ये कोई गलत ना होगा। ये 3-4 सिस्टम है, और सरकार ने ये कई सालों से ये बात अपना एक बनाया हुआ है कि जी हम नारा बनाया हुआ है कि हम एक निज़ाम तालीम लेके आएंगे। वो अभी तक तो उसको लाने में नाकाम है। और सही। अब उसकी जो रीजंस हैं वो मैं आपके पेश खिदमत करता हूँ। जी। देखिए, जो सरकार है या हमारे जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो अपना एक निज़ाम तालीम मैट्रिकुलेशन जिसे कहा जाता है वो तरतीब दिया हुआ है, उसको मैनेज करने वाले लोग भी वैसे हैं जो जिन्होंने मैट्रिकुलेशन पढ़ा हुआ है। सही। उन लोगों ने जिस जमाने का मैट्रिकुलेशन पढ़ा हुआ है वो उसी जमाने के लिहाज से सोचते हैं, बिल्कुल उसी सही। जमाने के तरह रहते हैं। अभी अगर आप देखें कि पिछले 1 साल में दुनिया इतनी चेंज हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आगे चली गई है, दुनिया के सब्जेक्ट्स जो स्कूलों में पढ़ते हैं पढ़ाए जा रहे हैं पूरी दुनिया में, वो चेंज हो गए हैं। बच्चों का नजरिया चेंज हो गया है। दुनिया में वो जो एक जॉब का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप पे चला गया है। हमारी जो सरकार है वो अभी तक पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है। सही। और अगर कहीं जिक्र किया जा रहा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करा रहे हैं, तो वो होने या ना होने के बराबर ही करा रहे हैं। तो अगर इसको ओवरऑल ये देखा जाए कि सरकार ने जो एक अपना नारा लगाया हुआ है कि एक निज़ाम तालीम है और हम ओ लेवल्स की तरह पढ़ाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर काफ़ी गौर करने की ज़रूरत है, काफ़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को आगे लेके आने की ज़रूरत है जो काबिल हैं, जो समझते हैं, जो करिकुलम को बना सकते हैं, करिकुलम को आज के ज़माने के मुताबिक बच्चों को दे सकते हैं, उनको आगे लाने की ज़रूरत है। देखिए, जो हमारा करिकुलम अभी इस वक्त हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो मेमोरी बेस्ड है। यानी सही। आप जितनी अच्छी मेमोरी करेंगे, मेमोराइज करेंगे, उतना अच्छा पेपर देंगे, और उसी नजरिए से पेपर चेकर जो उसको इनमें हो पेपर रिजाउल चेकिंग रहमान करता है साहब, वो मैं चेक करेगा। सर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं बहुत बुरी रही हूँ इन सब मामलात में, क्योंकि मुझे सब आता भी होता था। मुझे ये होता था कि मुझसे प्रेजेंटेशन ले लें, मुझसे सुन लें, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे 3 घंटे के पेपर में मत बिठाएं। मैं इस दुख को बड़े अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं सब कुछ आते हुए भी मैं लिख नहीं सकती पेपर में बैठ के 3 घंटे के लिए, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे हर सूरत लिखना था नंबर हासिल करने के लिए। जी, इसी तरह बिल्कुल ये ऐसे होता है। बच्चों की बहुत सारी एग्जाम होती हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे जो हैं मेमोराइज कर सकते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट करके समझा सकते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो बच्चों की मुख्तलिफ एग्जाम होने के बाद बच्चों को पढ़ाने का सिर्फ एक तरीका मुयस्सर करना, ये मेरा ख्याल है बच्चों के कैलिबर के साथ ज्यादती है। और वो बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं, वो जो क्रिएटिव होते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, वो हमेशा से पाकिस्तान में बैक एंड पे रहे या वो बहुत पीछे रहे, और उनके नंबर्स नहीं आते। सर, कितने एजुकेशन मिनिस्टर्स आए, कितने गए, किसी ने बच्चे को अपने सरकार के स्कूल में दाखिल करा दिया कि भाई सरकार के स्कूल तो कमाल हो गए, अब मिनिस्टर के बच्चे भी वहाँ पे पढ़ेंगे। माजी में भी इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट्स हम देखते रहे हैं। सर, क्या कोई गवर्नमेंट के पास वाकई ऐसा प्लान है कि चले आज तो जो हमारे बच्चे भुगत रहे हैं, जेन ज़ी भुगत रही है, आने वाले वक्त में कम से कम जो अल्फ़ा है वही बच जाए, उनको ही कोई एक यकसा निज़ाम तालीम मिल जाए? और दूसरा सर, मुझे ये बताइए कि ये जो ए लेवल से या ओ लेवल से पाकिस्तान की आबादी को देखते हुए कितने % ऐसे पेरेंट्स हैं कि उनकी जेब इजाज़त देती है कि वो अपने बच्चों को ए लेवल्स ओ लेवल्स में एडमिशन करवा सकते हैं? देखिए, जहां तक सरकार का ताल्लुक है कि ये अपने सिस्टम को एनहांस कर लें, तो इनके लिए ये चीज़ें पॉसिबल तो हैं। आज इंटरनेट ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये बहुत आसान भी कर दी है। सही। और इसके जरिए अगर ये अच्छी नीयत से काम करें और ये पॉजिटिवली इसके ऊपर वर्किंग करें तो ये ज़रूर कर सकते हैं, और बच्चों को आने वाले दौर के मुताबिक, 21वीं सदी के मुताबिक ये एजुकेट भी कर सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ कीजिए ये नहीं करेंगे, तो ये जो जेन जी है और जेन अल्फ़ा है, ये इतनी इंटेलिजेंट, इतनी टैलेंटेड, इतनी फोकस्ड है कि ये खुद ब खुद अपने आप को वेल एजुकेटेड कर लेगी। ये अगर आप देखें ना, अक्सर लोगों के बारे में लोग कहते हैं जेन जी जो है वो ज़रा सीरियस नहीं है, जेन जी की ज़रा बुराइयां लोग ज़्यादा करते हैं, जबकि मुझे लगता है कि जेन जी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा अप्रोचेबल है, ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, ज़्यादा सोचती है, ज़्यादा फोकस्ड रहती है। और ये वो बच्चे होंगे जो आने वाले दौर में पाकिस्तान के लिए कुछ नया करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे। इसकी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी है ओ लेवल्स को, ए लेवल्स को करने की, वो तो सिर्फ एक ख़ास तबका है पाकिस्तान में जिनकी आमदन को अगर आप देखा जाए महीने की 3 लाख, 5 लाख या 7 लाख से ज़्यादा है, वो लोग अपने बच्चों को ओ लेवल्स करा सकते हैं। ओ लेवल्स अगर आपने बड़े आम से स्कूल में भी कहीं लाहौर से या कराची से करना है तो उसकी भी फीस 20,000, 25-30,000 रुपये है। और इसके अलावा
आपने उसकी ट्यूशन, उसकी एकेडमी अलहदा देनी है, और जो कि एक बच्चा तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये पे कॉस्ट करता है, और ये आम बंदे की रसाई में है ही नहीं। तो ये तो 0.05% लोग हैं जो पाकिस्तान में बच्चों को ओ लेवल्स करवा सकते हैं, या ए लेवल्स सही करवा सकते हैं, सही या फिर सही। हायर स्टडीज के लिए भेज सकते हैं। ये तो बहुत कम रेशो है। रिज़ाउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे, और बातों बातों में एक और टॉपिक मेरे जहन में आ गया। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में हम उस पर ज़रूर डिस्कशन करेंगे कि ये जो ट्यूशन सिस्टम शुरू हो गया है, तो भाई ये स्कूल क्या कर रहे हैं। मुझे याद है कि हमारे बचपन में मैं कभी भी ट्यूशन नहीं गई, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन ये कौन एकेडमीज़ का कॉन्सेप्ट ले आया है, ये कौन ट्यूशन्स का कॉन्सेप्ट ले आया है। हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो नर्सरी में है, वो जो पहली जमात का तालिब इल्म है, वो भी बेचारा ट्यूशन जा रहा है। उसकी तो ज़िंदगी मुसीबत बना के रख दी आपने। पहले 8 घंटे का स्कूल लेके आए, उसके बाद आके अभी 1 घंटा नहीं सोता तो उठा के उसको ट्यूशन भेज देते। किसी दिन इस पर ज़रूर बात करेंगे। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी।